किन 4 खबरों पर रहेगी नजर, ये भी आपको बता दें। सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी रण की, जो 5 राज्यों में बिछ चुका है। टारगेट 2024 5 की पिच, इस पर करेंगे हम पूरा विश्लेषण। 5 राज्यों में चुनावी समीकरणों पर विस्तार से होगी चर्चा। इसके अलावा अब की बार क्या गाजा पर आर पार होने जा रहा है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध की भी पूरी समीक्षा करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आगे परिस्थितियां किस तरह की बन रही हैं। युद्ध ने क्रूड की गर्मी बढ़ाई है, बाजार और क्रूड पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ा है, आगे क्या कुछ हो सकता है बाजार के नजरिए से, इस युद्ध के परिदृश्य में यह भी करेंगे विस्तार से चर्चा। और साथ ही साथ जी बिजनेस की बड़ी खबर का असर हुआ है ठंडे तेल पर। जो जी बिजनेस ने अपनी खबर दिखाई थी उसका असर हुआ है, इस पर भी करेंगे आज विस्तार से चर्चा। और शुरुआत हम कर रहे हैं इसी बड़ी बात से। जी बिजनेस ने आज ही बड़ी खबर चलाई थी, विस्तार से कवरेज दिया था कि किस तरह से ठंडे तेल के नाम पर दोयम दर्जे के तेल दिए जा रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिसमें ये ठंडे तेल के नाम पर जिस तेल का इस्तेमाल लोग करते हैं वो अक्सर उसके लती हो जाते हैं। और एक बीएचयू की स्टडी ये कह रही थी कि इससे दिमाग की नसों पर इसका विपरीत असर हो रहा है, आंखों की रोशनी लोगों की जा रही है, लोग इसके नशे के लती हो रहे हैं, इसको पी रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं इस तरीके से जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ये विस्तार से आज हमने चर्चा दिखाई। और अब इस पर विस्तार से चर्चा के बाद हुआ है बड़ा असर। इस पूरे मामले में उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए ड्रग और फूड रेगुलेटर को चिट्ठी लिखने का मन बनाया है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जल्द ही तेल निर्माता कंपनियों से सफाई भी मांगेगा, स्पष्टीकरण मांगेगा कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उत्पाद जो आप बनाते हैं उसकी पद्धति क्या है, और जो कपूर की मात्रा इसमें की जाती है उसकी बाकायदा पूरी समीक्षा होगी। तो ठंडे तेल के नाम पर ये जो पूरा खेल चल रहा था, अब जी बिजनेस की खबर के बाद इसका पूरा असर होगा। सबसे बड़ी बात ये, अमरीश पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, सबसे बड़ी बात ये है कि ठंडे तेल के विज्ञापन जो दिए जाते थे जिसमें अनाप शनाप जो है वादे कर लिए जाते थे कि इनसे आपकी अनिद्रा दूर हो जाएगी, इससे आप सिरदर्द दूर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां दूर हो जाती थी, अब वो सरकार की निगरानी की परिधि में। बिल्कुल दीपक, हमने जब ये खबर दिखाई उसके बाद हमने संपर्क किया तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय से, उन्होंने बाकायदा ये पूरा प्रोग्राम देखा और उसके तत्काल बाद उन्होंने हमें जानकारी दी है कि जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फसाई हो, सीडीएचओ यानी कि ड्रग रेगुलेटर हो, इन दोनों को वो चिट्ठी लिखेंगे और ये बताएंगे कि इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं यूपी के कुछ एरिया में। और उस विशेष तौर पर बीएचयू में आने वाले मरीजों में ये पैटर्न देखा गया है, उसको लेकर जांच करने की जरूरत है। जांच इस बात की भी करने की जरूरत है कि जो तेल मार्केट में उपलब्ध है उनमें स्टैंडर्ड्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं। जांच इस बात की भी करने की जरूरत है कि वो आयुर्वेदिक के नाम पर जो तेल बेचे जा रहे हैं, क्या उनको आयुर्वेदिक जैसा दवाई होने का लाइसेंस है कि नहीं, क्या उनके साथ कोई एडवाइजरी जारी की जाती है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, कब इसको डिसकंटिन्यू करना है, इसको इसकी पूरी जानकारी उनसे लेने के लिए कहेगा। इसके साथ साथ जो बातें सीधा उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंदर आती हैं, यानी कि इसके विज्ञापन और उससे रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज है उस संबंधित में, उसमें साफ कहा गया है कि हम तत्काल प्रभाव से उन कंपनियों को ये चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, उनसे ये स्पष्टीकरण मांगेंगे कि जो पूरा वो तेल बनाती हैं उसकी पद्धति किस प्रकार की है, किस फॉर्मूले के साथ वो बनता है, जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं उसका क्या मेजरमेंट है। साथ साथ सब कपूर, क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी में कपूर को विशेष फोकस किया गया था, तो कपूर की मात्रा कितनी रखी गई है, क्या वो स्टैंडर्ड जो तय है स्टैंडर्ड्स अभी तक के अधिकतम, उसका पालन होता है कि नहीं, और रैंडमली इसके सैंपलिंग भी मार्केट से की जाएगी। इस तरह की जानकारी हमको उपभोक्ता मामले मंत्रालय से मिली है। इसके अलावा अगर ऐसा कहीं पाया जाता है कि जो विज्ञापन की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन नहीं किया गया, उसकी अनदेखी की गई है, तो कंपनी और सेलिब्रिटी दोनों पर एक्शन भी हो सकता है, जो कि कानून में मेंशन है। तो कुल मिलाकर जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा असर हम कह सकते हैं, जहां इस तरह के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आदती बनते जा रहे लोग, या बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल से और ज्यादा बीमार हो रहे लोगों के लिए एक बड़ी एक अच्छी पहल जी बिजनेस की थी और उस पर समर्थन मिला उपभोक्ता मामले मंत्रालय का। दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपभोक्ता के नजरिए से बहुत जरूरी, क्योंकि आज जो हमने खबर दिखाई उसमें हमने डॉक्टर्स रखे थे जिन्होंने इस मामले में रिसर्च की है, उनको हमने सामने रखा। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन लोग
इसके लती हो जा रहे थे और हमने बात में देखा और ऑब्जर्वेशंस भी जो आई थी उनका हमने मूल्यांकन किया, पाया कि जो इस तरह के तेल के लती हो रहे थे वो इनको पी रहे थे या नाक के द्वारा ले रहे थे बिना किसी डॉक्टरी देखरेख के। ये बहुत बड़ी एक तरह से एक संकट था और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए जी बिजनेस ने ये पूरा मामला उठाया उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में जो उनका अधिकार है बतौर उपभोक्ता, उसके लिए भी हमने ये मुद्दा उठाया और अब इस पर सरकार आगे आई है। इस पर तमाम कंपनियों से मांगी जाएगी, उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, किस तरह के उत्पादों का प्रयोग हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स किस तरह के हैं, पद्धति क्या है, बनाने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनको जब समीक्षा किया जाएगा तब ये देखा जाएगा कि ये सरकार के समीक्षा के मुताबिक है या नहीं और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। बड़ी बात हम फिर से आपको बता रहे हैं, इस तरह का जो विज्ञापन देने वाले जो लोग हैं उन पर भी एक तरह से समीक्षा होगी। आगे भी हमारी नज़र रहेगी इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए और बधाई, आपने भी समय रहते इस शो को न सिर्फ सरकार तक पहुंचाया बल्कि इस पर एक बड़ा असर हमको आपके द्वारा, आपकी सहायता से भी देखने को मिला है। आइए अब जरा फटाफट से देख लेते हैं टॉप न्यूज़, दिन भर कौन कौन सी खबरें किस तरह से छाई रही और पूरे दिन भर क्या हुआ, जरा एक नज़र इस पर डाल लेते हैं, उसके बाद कवर स्टोरी शुरू करेंगे। कांग्रेस ने जातीय जनगणना के पूरे देश में कराने की जरूरत पर जोर दिया है। आज भी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ने सरकार और बीजेपी पर जाति आधारित जनगणना के विषय पर मौन रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए यह जरूरी है कि कमजोर तबकों के आंकड़े उपलब्ध हों। मीटिंग में सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सर्वसम्मति से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातीय जनगणना पर सहमति जताई गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जातीय गणना को लेकर उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वो इसे लेकर बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कल रात फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। रविवार देर शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में करीब 400 छात्र इस रैली में शामिल हुए। इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद चौकी इंचार्ज की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की। इस संबंध में यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने कहा कि मार्च निकालने की कोई परमिशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी कि किस आधार पर परमिशन को अवहेलना करते हुए जो तय नियम है उनकी अवहेलना करते हुए मार्च निकाला गया। इधर पीएम मोदी ने दिल्ली में आज तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन द्विपक्षीय मुलाकात की और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। मोदी हसन की बातचीत से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि तंजानिया की राष्ट्रपति की यात्रा दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को नए स्तर तक ले जाने के लिए एक अवसर है। तंजानिया के राष्ट्रपति 10 अक्टूबर तक दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार कर्नाटक सरकार को कावेरी जल छोड़ने के निर्देश देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि कावेरी डेल्टा के किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए कावेरी का पानी आवश्यक है। कावेरी डेल्टा का क्षेत्र तमिलनाडु की कृषि का आधार है। एम.के. स्टालिन ने इस प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश देने का आग्रह किया। पंजाब कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने गवर्नर हाउस वो जाना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक लिया। रास्ते में इसके लिए बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। पुलिस ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत दूसरे कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ पुलिस की हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने कहा कि किसी भी राज्य को पंजाब के पानी के लिए एक भी बूंद पानी की नहीं दी जाएगी। तमिलनाडु के अरियालूर में पटाखा फैक्ट्री में आज आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। यह घटना जिले के वेरागलूर गांव में एक निजी फैक्ट्री में हुई।
उत्तराखंड के नैनीताल में रविवार रात एक स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, 24 घायल हैं। सभी घायलों को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 5 महिला स्टाफ और एक बच्चा भी शामिल है। आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। तो 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर अगले महीने से चुनाव होंगे। नवंबर में 7 नवंबर से ये चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे और सभी वोटों की गिनती एक साथ होगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा और बाकी सभी जो 4 राज्य हैं उनमें एक ही चरण में मतदान होगा। विस्तार से आपको बताएंगे कि किस राज्य में क्या क्या समीकरण हैं, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। यहां 90 सीट हैं। 40 सीटों वाले मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में मतदान होगा। 17 नवंबर को यहां मतदान होना है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी और सबसे आखिर में 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। इन 5 राज्यों के कुल 679 विधानसभा सीटों में से 16 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। कुछ नए वोटर्स भी इस बार शामिल हुए हैं जिनकी तादाद काफ़ी है। 18 से 19 साल के 60 लाख नए वोटर्स शामिल हुए हैं और एक साथ इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में वोटों की जो गिनती है वो होगी एक ही दिन और वो दिन है 3 दिसंबर। तो अब 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्यवार तरीके से हम समीक्षा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान राहुल देव सर जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। इससे पहले कि हम राज्यवार समीक्षा करें सर, सबसे पहले इन 5 राज्यों में एक मोटा मोटा अगर हम परिदृश्य देखें तो ये बीजेपी और विपक्ष के लिए क्या मायने रखते हैं ये 5 राज्य? दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक धारा ये रहती है कि इसको क्या एक मिनी सेमीफाइनल के रूप में देखना चाहिए लोकसभा चुनावों के। इस पे अलग अलग राय हो सकती है कि हमने ये देखा है कि बीजेपी जिन राज्यों में हारी विधानसभा चुनाव, उसके बाद जल्दी बाद कुछ समय बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो वहाँ पे वो जीती भी। तो इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच में अंतर की एक समझ हमारी जनता को है, ये बहुत बार सिद्ध हो चुका है। उसके बावजूद ये मिजोरम भी महत्वपूर्ण है उत्तर पूर्व की दृष्टि से, लेकिन ये जो 4 बड़े राज्य हैं इधर के, ये दोनों पार्टियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना में बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत हैं, उनके दावे भी काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पर वो अभी काफ़ी पीछे है। वहाँ पे पारंपरिक जो प्रतिद्वंदिता रही है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में रही है। बाकी इन 3 राज्यों में तो हम जानते हैं कि सीधी सीधी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है और अब वहाँ पर किसको कौन जीतता है ये उनके लिए अपने हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्यों की दृष्टि से, अपने राष्ट्रीय प्रभाव की दृष्टि से और लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी, लोगों के मूड का पता लगाने की दृष्टि से भी, और किसकी कितनी दावेदारी है या जो दोनों चुनाव में जो चेहरे सामने आएंगे उसमें किसके पक्ष में जनमत ज़्यादा है कम है, ये सारी जानकारी हर तरह से दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव हैं। और एक दिलचस्प चीज इसमें यह है सर कि इसमें एक साथ 3 जो अलग अलग कोण हैं राजनीति के देश के। दक्षिण की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर तेलंगाना की स्थिति आपको बताएगी दक्षिण में क्या स्थिति है। हिंदी पट्टी में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आपको बताएंगे। और आपने सही कहा, उत्तर पूर्व की राजनीति में किसको कितनी स्वीकार्यता मिली है ये मिजोरम का चुनाव बताएगा। तो एक तरह से 3 जो कोण हैं राजनीति के देश में, ये एक साथ ये 5 राज्य बताएंगे, इस लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। मैं लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं सर मध्य प्रदेश की, जहां सबसे ज्यादा बीते दिनों काफी हलचल रही दोनों ही पार्टियों के लिहाज से। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव के समीकरण राष्ट्रीय स्तर पर
बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि सीधा सीधा साख जो है दांव पर है बड़ी पार्टियों की, मध्य प्रदेश का चुनाव क्या कहेगा सर? देखिए, मध्य प्रदेश जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तीनों ही प्रदेशों की जो एक कुल मिलाकर स्थिति बनेगी, उसको वो देश के लिए या दिल्ली के लिए, दोनों पार्टियों के मुख्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और तीनों का अपना अपना लगभग बराबर का महत्व है। छत्तीसगढ़ संख्या में थोड़ा छोटा है आकार में, लेकिन उसका भी राजनीतिक महत्व बहुत है। मध्य प्रदेश में इन सब में बड़ा 230 सीटें वहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश हम जानते हैं कि कई दशकों से बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। राजस्थान भी रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश उससे भी पहले से रहा है। मध्य प्रदेश में एक विशेषता यह है कि वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो 18 साल बहुत होता है कि पश्चिम बंगाल के पहले उदाहरण को छोड़ दो तो शायद 18 साल या 20 साल लंबा कार्यकाल उत्तर भारत में लोगों पार्टियों को नहीं मिला है। तो अब ये सवाल है कि क्या अब भी बीजेपी फिर चौथी बार वहाँ पर सत्ता में आएगी, या वहाँ पर इस बार कांग्रेस को मौका मिलेगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में जो वोटों का अंतर है वो बेहद कम है। यही चीज राजस्थान के बारे में भी है। 1% से ज्यादा का अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मध्य प्रदेश में। उसके बावजूद, और पिछली बार क्या हुआ कि बीजेपी को ज्यादा सीट वोट शेयर मिला, थोड़ा से ज्यादा वोट उसको मिले थे, लेकिन उसकी सीटों की संख्या 114 थी बीजेपी की 109 के मुकाबले। तो ये जो एक अलग अंकगणित काम करता है चुनावों में, उसके कारण ये हुआ जी। तो अब वहाँ प्रश्न ये है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, तो कितनी है। क्या शिवराज सिंह को चौथी बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा न बनाना ये बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, या इससे नुकसान हो सकता है। वहाँ पर जो 7 सांसदों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं बड़े, उनको जब बीजेपी ने पार्टी वहाँ मैदान में उतारा है, तो क्या इनमें से कोई भावी मुख्यमंत्री बनेगा अगर बीजेपी जीतती है तो? और क्या कांग्रेस का इसको इस बार मौका मिलेगा, क्योंकि उसकी स्थिति भी बहुत मजबूत है। राहुल सर, मैं थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान जी की जो इस समय की जो स्थिति है राजनीतिक में, थोड़ा सा उस पर आपका जरूर नजरिया चाहूंगा। बड़े भावुक किस्म के उन्होंने बयान भी दिए। संभवतः वो इस बात को समझ भी चुके हैं कि बहुत ज्यादा उन पर निर्भर बीजेपी नहीं रहना चाहती, इसीलिए तमाम सांसदों को, केंद्रीय सांसदों को, मंत्रियों को वहां पर उतारा गया है। शिवराज सिंह चौहान क्या अब प्रासंगिक नहीं रहे बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में वाकई में सर? नहीं, प्रासंगिक तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने प्रदेश की जनता से जिस तरह का एक रिश्ता बनाया है, जैसे हम कनेक्ट कहते हैं आजकल, वो बड़ा कीमती है। और उसको मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी या बीजेपी भी उसको जाने देगी या उसको खोना चाहेगी। तो उनको केंद्र में लिया जा सकता है। वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बीजेपी नेता बने रहेंगे। सवाल ये है कि 18 साल बहुत होते हैं, और उसमें कोई बड़ा प्रखर विरोध न भी हो उनका, उसके बावजूद एक थकान आती है मतदाताओं में। वो कुछ नया चाहते हैं। तो इसका एहसास उनको भी हो गया है। और हम देख रहे हैं कि उनकी भावुक बातें, जिस तरह के पिछले कुछ बयान आए हैं, हम रख सकते हैं उनको भी इसका एहसास हो गया होगा। लेकिन इससे ये मानना कि वो महत्वहीन हो जाएंगे, ये जाती होगी। वो अपनी तरह के बड़े अनूठे नेता हैं। देखिए, 3 बार लगातार जीतने और चौथी बार भी मजबूत स्थिति में रहना आसान नहीं होता। तो उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जनता से जुड़ने में, विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ने और उनको अपने से जोड़ने में, उनमें एक विशेष कला है। उनमें कनेक्ट करने की एक शक्ति है, एक प्रतिभा है। और इसका इस्तेमाल तो बीजेपी करेगी ही करेगी, किसी भी रूप में करे, स्वाभाविक रूप से। सर, जरा कांग्रेस की स्थिति की भी मैं समीक्षा दोनों जगह कर लें हम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह। शुरुआती छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि शुरुआती गुटबाजी काफी रही सिंहदेव साहब में और भूपेश बघेल साहब में, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में न्यूनतम करने में कांग्रेस एक तरह से कामयाब भी रही। यहाँ मध्य प्रदेश में भी स्वाभाविक रूप से शुरू में गुटबाजी सतह पर आई, सिंधिया साहब चले गए, लेकिन उसके बावजूद एकजुट होकर मोर्चाबंदी करने में कामयाबी कांग्रेस ने हासिल की है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही क्या जीत पाने की स्थिति में या जीत पाने का आश्वासन ले पाने की स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है सर?
देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बहुत ही अच्छी स्थिति में है और मुझे लगता है कि वहां पर उसकी जीत लगभग निश्चित है और लगभग सभी पर्यवेक्षक भी इसको मान रहे हैं। मैं भी वहां गया था एक 10-15 दिन पहले, तो वहां पर वोटों का अंतर काफ़ी बड़ा है, 10-11% है, 10% है। और भूपेश बघेल ने ठीक ठाक सरकार चलाई है। उन पर बीजेपी की ओर से आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई बड़ा मुखर विरोध या उनसे असंतोष, उनके प्रशासन से कोई ज़्यादा समस्याएं ये वहाँ पर महसूस नहीं होती। और उन्होंने भी अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक सामाजिक आधार भी बनाया है और प्रशासनिक जैसे जनता को खुश करने वाले जो तरीके होते हैं, चाहे उनके लिए योजनाएं देना हो, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाना हो, उनको सीधे लाभ पहुंचाना हो, ये महिलाओं को लाभ पहुंचाना हो, ये सब करते हैं। उन्होंने भी ठीक से किया है, भरपूर किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है और वो बहुत आराम से शायद दोबारा सरकार में आ जाएगी। मध्य प्रदेश में रोचक है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ इतना 1% वोट इधर उधर होने से ही वहाँ पे परिणाम बदल सकता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा, दोहरा रहा हूँ केवल, कि एक सीमा के बाद सबको कुछ ताज़े चेहरों की, ताज़ेपन की ज़रूरत महसूस होती है। वो केवल नए चेहरे ही नहीं, नए शायद माहौल की, नए राज्य की भी, नए प्रशासन और सरकार की भी ज़रूरत हो सकती है। तो 18 साल काफ़ी होता है। मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली बात यह है कि अब वहाँ पे इतने बड़े उस्ताद लोग बीजेपी की ओर से मैदान में आ गए हैं कि उनमें आपसी खींचतान भी होगी। 7 लोगों के जिनके टिकट काट के इन सांसदों को वहाँ भेजा गया है, उनमें असंतोष होगा निश्चित रूप से। तो वहाँ पर थोड़ी अंदरूनी खींचतान, नाराजगी, असंतोष, इसकी संभावना ज़्यादा है। कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में जो गुटबाजी का वहाँ पर इम्प्रेशन था उसको कम किया है। अब कमलनाथ को कोई सीधी चुनौती नहीं है, दिग्विजय सिंह भी चुनौती नहीं है। दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि एक समझ बन गई है और एकजुट पार्टी के रूप में कांग्रेस वहाँ पर इस समय मैदान में है। और कमलनाथ की प्रतिभा से सभी लोग परिचित हैं। वो हर तरह के दांव खेलना जानते हैं, हर तरह से राजनीति के बहुत पुराने उस्ताद हैं। और जो कुल मिला के भी माहौल है, उसको लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। मैं क्विकली सर राजस्थान पर आना चाहूंगा, वहां पर स्थिति क्या है? क्योंकि गुटबाजी दोनों तरफ हम देख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का पहली लिस्ट में आज नाम नहीं है और कुछ स्वाभाविक अंदरूनी खींचतान सतह पर दिखती है। कांग्रेस ने कमोबेश अपने पायलट वर्सेस गहलोत साहब की जो खींचतान है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, लेकिन कब वो सतह पर आ जाएगी कोई कह नहीं सकता। तो इस लिहाज से, क्योंकि गुटबाजी दोनों में स्पष्ट संकेत कुछ मिल नहीं रहा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? राजस्थान में किसका पलड़ा भारी? देखिए, वसुंधरा राजे जी का पहली सूची में अभी तक अगर नाम नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही, पार्टी उनको निश्चित ही लड़वाएगी। उनको न लड़वाने का इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी को, जिसका पूरा अंदाज पार्टी को है। तो वो केवल पहली या दूसरी सूची या तीसरी सूची में आने वाली बात है, उनका नाम जरूर होगा। गुटबाजी जैसा आपने खुद कहा, वहाँ दोनों पार्टियों में है। एक ये धारणा यह है कि जो केंद्रीय सत्ता है कह लें, या जो संगठन है बीजेपी में, वो बहुत उसका कोई सहज रिश्ता नहीं है वसुंधरा राजे से। उनकी अपनी एक अलग शैली है, अलग व्यक्तित्व है और उसको वो एहसास जताने में लोगों को उसका कोई मौका नहीं छूटती। लेकिन उनकी अपनी आंतरिक मजबूती इतनी ज़्यादा है कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी में कि उनको नज़रअंदाज भी करना नुकसानदेह होगा। अब वो प्रश्न है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, उनको वो बनाया जाएगा कि नहीं। ये अभी मुझे लगता है कि इस बार किसी को चेहरे के रूप में प्रक्षेपित नहीं करने वाली है बीजेपी। वहाँ पर बीजेपी के लिए संभावनाएं बाकी दोनों प्रदेशों की तुलना में बेहतर हैं। एक तो ये भी है कि राजस्थान की परंपरा है कि वो हर बार सरकार बदलती है, वो नई दूसरी पार्टी को मौका देती है। तो इस बार वहाँ पिछले 30 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से मौका और बारी
वो बीजेपी की है। जी। और 1998 से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत राजे, यही एक चलता आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इस बार भी हमको देखने को मिले। थोड़ा सा जरा तेलंगाना पर चलते हैं सर। यहाँ भी संक्षेप में अगर हम आपसे जानना चाहेंगे, तेलंगाना की सियासत में कोशिशें बड़ी हो रही हैं, बीआरएस सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, तो इस बार कांग्रेस बीजेपी सब कुछ लगे हुए हैं। एक जो बड़ी बात इस परिदृश्य में इस बीच हुई है, और वो है जो जातीय जनगणना का रंग जो गाढ़ा हुआ है राजनीति में। और यहाँ पर हम भी जानते हैं कि रेड्डी, दलित, आदिवासी समाजों के आसपास तेलंगाना की राजनीति भी घूमती रही है। क्या आपको लगता है ये जातीय जनगणना का कुछ रंग इधर भी दिखाई देगा आपको, या इधर भी अपने अपने ही मुद्दे होंगे? देखिए, जातीय मतगणना और उससे जो उसका प्रभाव होगा, उससे जो अलग अलग पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में अपने लिए ज़्यादा अधिकार मांगने की, ज़्यादा जगह और टिकट मांगने की प्रवृत्ति, वो सब जगह देखने को मिलेगी। और हर जगह, हर चुनाव पे उसका असर होगा, हर राज्य में होगा, वहाँ भी होगा। वहाँ पर मैं कहूँगा कि एक तो बीजेपी की स्थिति वहाँ पर इन सभी राज्यों में मिजोरम को छोड़कर सबसे कमज़ोर है। बाकी 3 जगह तो खूब मजबूत है। तेलंगाना में वो कोई अपना एक बड़ा आधार नहीं बना पाई है, बावजूद इसके कि उसने भरपूर कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, अभी वो वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ बड़ी आश्चर्यजनक बातें भी कहीं। उनका असर लोगों पर कैसे पड़ेगा ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन अभी बीआरएस और चंद्रशेखर की जो छवि है और लोकप्रियता है, उसमें कोई बहुत बड़ी कमी आई है ऐसा दिखता नहीं है। कांग्रेस ने ज़रूर अपनी स्थिति वहाँ पे बेहतर की है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में वहाँ आएगी, लेकिन वो सरकार में आ सकती है, ये संभावना अभी थोड़ी कम दिख रही है। अब अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा नाटकीय परिवर्तन हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो नंबर 2 पर रहेगी, एक अच्छी नंबर 2 पर रहेगी, इतना लगभग मुझे निश्चित लग रहा है जी। बाकी जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, देखिए विधानसभा चुनाव सब मुख्यतः स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। बाकी जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा शायद बहुत चलता होगा, लेकिन दक्षिण में उत्तर भारत वाली स्थिति नहीं है। वहाँ पर हम जानते हैं कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चला, जादू नहीं चला, हिमाचल में भी नहीं चला, और पहले बंगाल में भी। तो तेलंगाना में भी स्थिति कुछ वैसी ही है। तो वहाँ पर स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व, और उसको जो शुरू से ही जो एक बढ़त वहाँ पर बीआरएस को रही है केसीआर की, वो कम होती अभी मुझे दिख नहीं रही है। वो कम हो सकती है, यानी, लेकिन वो सत्ता से हट जाएंगे ऐसी स्थिति वहाँ पे नहीं है। अब आखिरी जो राज्य, सर छोटा सा राज्य लेकिन राजनीतिक लिहाज से और संकेतों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होगा, मिजोरम की राजनीति। यहाँ पर क्या स्थिति दिख रही है? और खास तौर से क्योंकि मिजोरम की राजनीति में अक्सर बीजेपी के लिए जमीन तलाशने की बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, और ख़ास तौर से जो मणिपुर की जो परिस्थितियां हुई, क्या उसका कोई आप इम्पैक्ट देख रहे हैं मिजोरम की राजनीति में? और इस बार क्या कुछ नया? बहुत ज़्यादा नया तो मुझे नहीं लगता, उसकी संभावना नहीं लगती। मिजोरम उन गिने चुने प्रदेशों में है उत्तर पूर्व के, जहाँ पर बीजेपी अपना उतना प्रभाव और उतने पांव जमा नहीं पाई है। वहाँ अभी भी वो काफ़ी पीछे है एमएनएफ से जो, और वहाँ पर कांग्रेस एक ज़्यादा पुरानी और ज़्यादा बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, टीएमसी ने भी कोशिश काफ़ी की है, लेकिन जो वहाँ जो एक गठबंधन, मिजो गठबंधन बना हुआ है, वो ज़्यादा मजबूत है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ उसमें शामिल हैं, और उनकी ज़्यादा पारंपरिक, मैं कहूँगा कि एक उनका ज़्यादा जो सामाजिक आधार है, जातीय आधार है, वो भी ज़्यादा मजबूत है। वहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे वहाँ के मुद्दे तो बिल्कुल ही स्थानीय होते हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति और उसका प्रभाव सबसे कम अगर कहीं होता है पूरे भारत में, तो वो उत्तर पूर्व के राज्यों में हमें दिखता है। वहाँ पर स्थानीय और बिल्कुल जनजातियों के आपसी संबंध, उनके आपसी गठबंधन, कौन किसके साथ आ जाए, और वहाँ पे व्यक्तिगत लोगों की अपनी व्यक्तिगत नेतागिरी कह लें, या उनकी जो नेतृत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। निजी रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता क्योंकि बड़ा परिवर्तन होगा।
कांग्रेस थोड़ी सी स्थिति बेहतर कर सकती है, बीजेपी की कोशिशें हैं, कुछ 1-2 सीटें उसको और ज़्यादा मिल सकती हैं, शायद अभी तो एक ही सीट है, 1 या 2 सीटें हैं, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन वहाँ होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। कोई ऐसी बड़ी घटना, कोई परिघटना, कोई माहौल ऐसा हो गया हो जिससे स्थिति बहुत बदल जाए, कोई बहुत भावनात्मक मुद्दा हो, वो भी ऐसा दिख नहीं रहा है। मणिपुर का असर मिजोरम में तो काफ़ी कम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पूरे उत्तर पूर्व की जो राजनीति है वो जनजातियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है, और वहाँ इतनी सारी जनजातियाँ हैं जो अलग अलग प्रदेशों में बटी हैं कि एक प्रदेश की कुछ जनजातियों के आपसी संबंध अगर उनमें कुछ गड़बड़ हुई है, जैसा कि मणिपुर में हुआ है, उसका कोई ज़्यादा असर दूसरे राज्यों की जनजातियों पर नहीं पड़ता, उनके समीकरणों पर नहीं पड़ता, बहुत कम पड़ता है। और उस तरह का कोई संबंध, नज़दीकी जातीय, उपजातीय, जनजातीय संबंध मणिपुर और मिजोरम के बीच में है भी नहीं। नागालैंड वगैरह में है, नागालैंड, असम, ये सब महत्वपूर्ण है प्रभाव की दृष्टि से मणिपुर के घटनाओं को ध्यान में रखते हुए। मिजोरम उस क्षेत्र से बाहर है। इजराइल हमास युद्ध का अपडेट लेते हैं। इजराइल अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का हिसाब आतंकी संगठन हमास से ले रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स कर रही है, तो वहीं हमास भी इजराइल पर हमले करने की कोशिशें कर रहा है। दोनों ही तरफ से तबाही के निशान दिख रहे हैं। आज युद्ध में कहां क्या हुआ उसकी रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपको जंग की बड़े अपडेट्स दे देते हैं। दोनों तरफ से हमले में अब तक 1200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में मरने वाले इजरायलियों की संख्या 800 पहुंच गई है। इजराइल ने हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर फाइटर जेट हेलीकॉप्टर से बमबारी की है और पूरी गाजा पट्टी को निस्तेनाबूद करने का प्रण ले लिया है। इजराइल का दावा है कि उसने अभी 450 से ज्यादा हमास के आतंकी मार गिराए हैं। इजराइल में हमास के रॉकेट से एक भारतीय महिला के घायल होने की खबर भी है। इस बीच ईरान ने हमास के आतंकी हमले के पीछे खुद का हाथ होने से इनकार ईरान ने हमास के आतंकी हमले में खुद के हाथ होने से इनकार किया है। हमास आतंकियों के कब्जे में 130 बंधक भी हैं जो बताए जा रहे हैं। हमास ने दावा किया है कि गाजा में हुई बमबारी में 4 बंधकों की मौत भी हुई है। इस बीच हमास से बंधकों को मुक्त कराने के लिए खबर ये मिल रही है कि अब कतर मध्यस्थता कर रहा है। इस बीच युद्ध के बढ़ने की आशंका भी गहरा रही है। लेबनान की ओर से इजराइल में 12 रॉकेट दागे गए। स्वाभाविक रूप से हिजबुल्लाह की ओर से ये रॉकेट्स दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से सॉलिडारिटी पहले ही जाहिर कर दी थी और वो इजराइल पर सीमित रूप में ही सही, लेकिन वो एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी इंगेजमेंट जरूर कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि युद्ध की तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये युद्ध अब कहां जाएगा, इसकी परिणति क्या होगी, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि स्थितियां वहां पर किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान राजीव नयन साहब जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार हैं। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये तो तय है कि लंबा युद्ध चलेगा। नेतन्याहू साहब ने कह दिया था कि ये लंबा युद्ध चलेगा, लेकिन कितना लंबा, और क्या ये सिर्फ गाजा पट्टी तक ही सीमित रहेगा या इसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स भी जुड़ रहे हैं? सर, आपका विश्लेषण इस वक्त क्या कह रहा है? देखिए, अभी इजराइल ने एक वक्तव्य दिया कि ईरान की भूमिका की हम तलाश कर रहे हैं। क्या हमस के आक्रमण के पीछे ईरान भी शामिल था? क्या रॉकेट्स जो उसे मिले हैं, शायद ड्रोन से भी हमला हुआ है, क्या उसमें ईरान का हाथ था? ईरान की तरफ से सारी आपूर्तियां की गई हैं। तो एक शक तो बहुत हद तक ईरान की तरफ जा ही रहा है। तो अगर ईरान सचमुच जुड़ जाता है, क्योंकि ईरान ने बाकी सब तो संभल बूझ कर अरब देश ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन ईरान बड़ा खुलकर पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट कर दिया है और उसने यहाँ तक कि हमले को भी उन्हें शाबाशी दी है कि उन्होंने बड़ी अच्छा आक्रमण किया, जिससे कि इजरायलियों को पता चल गया कि दमन का क्या होता है अंजाम। तो एक तरह से ईरान, अगर सचमुच ईरान खुलकर सामने आता है, जिसकी की उम्मीद हम करते हैं कि कम ही होनी चाहिए,
अगर ईरान नहीं खुलकर सामने आता है और सब पीछे से रहता है, तो वही बात होगी जो यूक्रेन में हुई है, पीछे से हथियार की आपूर्ति होती रहेगी और फिलिस्तीनियंस जो है, चाहे हमास के लोग खास करके, वो इसमें लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या हमास सचमुच सामने खड़ा रह पाएगा इजराइल की ताकत के, जिसे कि बाकी राष्ट्रों से, निश्चित ही पाश्चात्य देशों से उसे हर तरह की मदद मिलेगी? तो ये एक है, प्रश्न है। सर ऐसे एक चीज लगता थोड़ा है सा कि आपका विश्लेषण क्या कह रहा है सर, क्योंकि इसमें कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये कहते ही है साहब, क्योंकि हम आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि इसमें चीन का भी इसमें कुछ हाथ रहा है। कोई इसमें कह रहा है कि रशिया का भी इंटेलिजेंस और अलग अलग चीजों की, ईरान, चाइना और रशिया ने अपने अपने स्तर से इस हमले को अंजाम देने में मदद की और प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से मदद की। कई लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं, ये तो वहाँ पर जो गाजा पट्टी में अल-अक्सा मस्जिद में जो इजराइल का एग्रेशन था, ये उसके रिटेलिएशन में है। और कुछ थ्योरीज और हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित ये दो ही थ्योरीज हैं। आपको लगता है सर कि इस हमास के आतंकी हमले के पीछे कोई फिलिस्तीन या गाजा पट्टी से बाहर की ताकतें भी इन्वॉल्व थी स्ट्रैटेजी में? निश्चित ही देखिए, जिस तरह से बारीकी से सारे कार्य को अंजाम दिया गया है, और यहाँ तक कि उन्होंने कहीं भी बातचीत मोबाइल से लेके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से नहीं किया है जिसे इंटरसेप्ट कर दिया जाए। सबको मालूम है कि इजराइल की जो इलेक्ट्रॉनिक मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफी उन्नत है, और उन्नत से वह कभी भी उनको इंटरसेप्शन करता है, उनके ऊपर काफी ईव्सड्रॉपिंग, काफी उनके ऊपर एक नजर रख रहा है। दूसरा यह भी कहता है कि कुछ ज्यादा समय उन्होंने वेस्ट बैंक की तरफ डाल दिया था बात, और इधर कम थोड़ा सा ध्यान दिया था। अब कई तरह के सिद्धांत आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि सिद्धांत है, अभी तो बातें, तथ्य तो बाद में खुलकर आएंगी, लेकिन यह सच है कि इनके पीछे जिस तरह से आक्रमण हुआ, जिस तरह से रॉकेट की बौछार कर दी गई है, वह केवल हमास के अकेले के वश का नहीं है, और उनके ऊपर काफी नजर रखी जा रही है। तो बड़ा ही सटल वे में किया है। देखिए, चीन का एक इजराइल के साथ भी संबंध है, और जो इंटरसेप्टर, जिसे मिसाइल इंटरसेप्टर कहते हैं, एरो नाम की एक हुआ करती थी मिसाइल इंटरसेप्टर, वहां पर उनके तकनीकी भी एक समय चीन को इजराइल ने दिया था, जिससे कि उसे अमेरिका से डांट भी लगी थी, ये तुमने इजराइल को क्यों दे दिया, चीन को क्यों दे दिया। तो ये एक बड़ा ही उनका एक बड़ा ही एक, जिसे कहते हैं कि जटिल उनके साथ एक संबंध रहा है। तो चीन खुलकर तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है पीछे से, क्योंकि एक जो नया अलाइनमेंट, न्यू अलाइनमेंट एक जो बनते जा रहा है विश्व भर में, वो बड़ा ही और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। उसमें रूस है, रूस ने भी बहुत ज्यादा इसमें अपना खुलकर सामने आया नहीं, वो खुद की लड़ाई लड़ रहा है, तो वही बड़ा ही बच संभल कर उसने बयान दिया है। जेलेंस्की, चलिए ठीक है, वो तो उन्हें कसकर इजराइल को सपोर्ट करना ही था, लेकिन रूस ने बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कि सामंजस्य कह सकते हैं, एक संतुलित सा बयान दिया है। तो वो भी सीधे सीधे नहीं आएंगे। सीधे सीधे अगर कोई खुलकर सामने आ रहा है, वह ईरान आ रहा है। तो क्या सामने से ईरान आएगा और पीछे से चीन और रूस रहेंगे, इसकी एक संभावना बनती है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने भी जिस युद्ध में, और जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक बड़ी तटस्थ सी भूमिका निभाई है, तो वह नहीं, रूस नहीं लगता है कि वह उसमें बहुत तेजी से आगे आएगा। देखिए, अभी तुर्की, अभी आपने बात की कि कौन कौन राष्ट्र कतार से लेकर उसकी बात कर रहे हैं, तुर्की भी इसमें मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है, और विशेष करके बंधकों को छुड़वाने का। तो ये तुर्की निश्चित ही कुछ राष्ट्र अपनी अलग एक भूमिका की तलाश करेंगे। पर तुर्की की ओर से भी दोनों ओर से पार्टियां संयम बरतें, इस तरह के सधे हुए बयान आए, तो वो भी नहीं लग रहा कि कोई एक सीधा सीधा पक्ष ले रहा हो। लेकिन सर चलते देखिए, अमेरिका ने अपने कई ट्वीटर्स को डिलीट किए, जिससे कि इजराइल काफी नाराज है, जिसमें उसने खुलकर उसने भर्त्सना की थी या कई बातें कही थी। वो लगता है कि कुछ जिसे कहते हैं पश्चिमी एशिया के देशों के दबाव से उन्हें हटाना पड़ा है कि चलिए देखिए, आप इसमें से इस तरह के बयानबाजी नहीं करें। और अमेरिका जैसा राष्ट्र दिया हुआ, एक्स पर, ट्विटर पर दिया हुआ बयान को उन्होंने वापस डिलीट किया है। तो ये है कि देखिए, वो भी एक चाह रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकले। तो 2021 में भी 11 दिनों का युद्ध चला था। अब 11 दिनों से ज्यादा जाता हुआ युद्ध तो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा।
क्योंकि 11 दिनों तक हमास अकेले युद्ध कर पाएगा इजराइल के सामने, इसकी संभावना कम लगती है। अब अभी ठीक है, 2 दिन के बाद उसने फिर से रॉकेट हमले किए, लेकिन उसकी देखिए हमले की क्षमता तो कम नजर आई ही है। और जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है और जिस तरह से एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग करके उसने गाजा में छोड़ दिया है, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक में भी वो हमले कर रहा है जी जी। और काफी लोगों को डिस्प्लेस किया, करीब 1,23,000 लोगों को डिस्प्लेस होने की बात है। 73,000 लोग उसमें से शेल्टर के अंदर रहे, जो भी खबरें आ रही है, खबरें भी बदलती रहती है, जी लेकिन अभी तक की खबरों के अनुसार यही उभर कर आ रहा है। ठीक। तो इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों का हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एक बड़ा देखिए संकट तो है सर, लेकिन उस- समाधान क्या? एक सर मैं आपसे जरूर चाहूंगा, एक मैं थोड़ा संक्षेप में स्थिति का आकलन मैं करना चाहूंगा महमूद अब्बास की, जो कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। शुरुआत में उनका बयान ये जरूर आया कि हमको मतलब फिलिस्तीन को अपने ऊपर यदि हमला होता है तो उसको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद से आज जरूर अमेरिका ने उनसे बात की है और कहा है कि आप भूमिका निभाएं शांति में। तो गाजा और वेस्ट बैंक दोनों की क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं, पॉलिटिक्स अलग है, आइडियोलॉजी भी एक तरह से कहें तो अलग अलग है। फिलिस्तीन की जो मुख्य धारा कही जाती है महमूद अब्बास की, उसका स्टैंड आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, अभी अभी कोई भी अगर इजराइल पर आप हमला करेंगे तो आपको समर्थन मिलना पाश्चात्य जगत से तो एकदम ही मुश्किल है, और आपको अपने ही मुस्लिम समुदाय से, अपने देशों से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग अमेरिका के करीबी हैं और उन पर आश्रित भी हैं। उसमें से चीन और रूस भी जब खुलकर नहीं आ रहा है सामने, तो आपके समर्थन आप अगर जाएंगे तो एक तरह से आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं चाहेंगे। और देखिए अंदर भी गाजा में, उसमें भी अंदर भी हमास की भी अंदर से फतह से उनकी अपनी समस्या रही है, और लेकिन ये काफी संगठित होकर जो मोहम्मद दैफ ने, जिसे कि द गेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक बड़ा जबरदस्त उसने कुशल कौशल अपना दिखाया, युद्ध कौशल, और उसने एक पूरी दुनिया के सामने एक अपना क्या कर सकता है, एक अपनी क्षमता का परिचय दिया है। तो वो तो है, देखिए अंदर भी उनके कई विरोधाभास हैं, कई अंदरूनी में कलह भी है, और इस तरह की लड़ाई जो खास करके जहां पर आप सिविलियंस को मार रहे हैं, कई लोग मरे हैं, सैन्य मरे हैं, ठीक है, अभी रिजर्विस्ट जिसको कहते हैं इजराइल में, वैसे लोग करीब करीब 3 लाख लोगों को उतारने की बात हो रही है। तो ऐसे में नहीं लगता है कि जब अमेरिका भी अपना कई युद्ध का शिप वगैरह सब वॉरशिप्स वगैरह भी वहां पर ले आए हैं, और साथ साथ अपना मिसाइल इंटरसेप्टर्स भी, और यद्यपि इतने रॉकेट की बौछार हो गई है कि वह थोड़ा सा दिया है कि फेलियर सा उनका इंटरसेप्टर्स है, जो डिफेंस सिस्टम है जी जी उस पर भी दबाव पड़ा, लेकिन एक लंबे समय तक हमें नहीं लगता है कि हमास सामना कर पाएगा इजराइल का, और बिल्कुल कहीं कहीं ना कहीं शांति लाएगी। क्यों, बंधक कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए, इन सब पर वार्ता आगे होने जा रही है, और हमें नहीं लगता कि जैसा आपने बताया कि उसी और बाकी मित्र संगठनों से और देशों से उन्हें बहुत ज्यादा मदद की आवश्यकता है। ईरान भी थोड़ी मुझे उम्मीद कम ही लग रही है कि वो खुलकर बयान तो दे दिया है, खुलकर लड़ाई में हिस्सेदारी लेगा, क्योंकि उसकी खुद की तबाही हो जाएगी। उनके अंदर भी अपने इतने स्वाभाविक रूप से, यानी कि जो हो रहे हैं बिल्कुल पाश्चात्य जगत, यानी कि जो ऊपरी सेरेमोनियल सॉलिडारिटी है उसके लिए तो बयानबाजियां होंगी ही अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से, लेकिन कोई प्रत्यक्ष उतर कर हमास के साथ कूद जाएगा, इसकी संभावनाएं कम ही हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि परिणति यही होगी कि 11-12 दिन या 2 हफ्ते की लड़ाई, और उसके बाद संभवतः शांति की ओर दोनों जो पार्टीज हैं वो आगे बढ़ें। लेकिन फिर हर शांति जो है अब एक नई तरह की परिस्थितियों को जन्म देती है। ये अंदर ही अंदर सुलगता तो रहेगा मसला, लेकिन किस ओर जाएगा ये भविष्य की बात। लेकिन फिलहाल स्थिति में क्या आकलन है उस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।
इजराइल हमास युद्ध का नेगेटिव इंपैक्ट आज बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 65,512 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 141 अंक गिरकर 19,500 के पार क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 474 अंक गिरकर 43,880 के पार बंद होने में कामयाब रहा। दिन भर का एक्शन नुपुर बताएंगी। कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है हफ्ते की। यहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आज आपको गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। ओवर द वीकेंड इजराइल और हमास का जो हमने युद्ध देखा है, वहाँ पे जो हमले लगातार चल रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी, साथ ही साथ हमारे यहाँ कमोडिटी और इक्विटी बाजार में दबाव देखने को मिला है। निफ्टी देखें तो वहाँ पे आपको 0.1% की गिरावट नजर आएगी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट थी, 1% से ज़्यादा की गिरावट हमने बैंक निफ्टी में देखी। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जिसका प्रेशर आते हुए आज नजर आ रहा था। काफी सारे सेक्टर्स थे फोकस में इजराइल का, जिनका जहां पे एक्सपोजर है वो भी आज फोकस में आते हुए नजर आए। और खबरों के दम पे भी काफी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहे। शुरुआत करते हैं लूजर्स के साथ। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स देखे तो करीबन 5% का कट आपको यहाँ पे दिखेगा। हीरो मोटो, HDFC लाइफ और M&M देखे तो आपको 2 से 2.5% का कट इन काउंटर्स पर भी दिन के दौरान देखने को मिला। लेकिन गेनर्स की लिस्ट में डॉक्टर रेड्डीज आज निफ्टी का टॉप गेनर था। पूरे दिन यहाँ पे बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। HCL टेक, टाटा कंज्यूमर और TCS भी देखे तो आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए आज के दिन नजर आएंगे। लूजर्स की लिस्ट में बैंक्स आपको सबसे ऊपर दिखेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स में आज ज़्यादा दबाव देखने को मिला और छोटे मझोले बैंक्स में ज़्यादा दबाव था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। GMR एयरपोर्ट, एयरकर इंटरनेशनल और सेंको गोल्ड में देखें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी गिरावट आज के दिन देखने को मिली। लेकिन गेनर्स के लिस्ट में ऑयल इंडिया इकलौता ऑयल बेस्ड कंपनी था। क्रूड में जो बढ़त आज हमने देखी, उसका इम्पैक्ट बाकी के जो ऑयल एंड गैस कंपनीज है उन पर आते हुए दिखा। लेकिन ऑयल इंडिया सरप्राइजिंगली 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। M6 की जो एक्सक्लूसिव हमारी खबर थी प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर, वहाँ पर भी 2% की बढ़त आती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट में भी आज कमजोरी थी। स्मॉल एंड मिड कैप में भी कमजोरी आते हुए नजर आई, तो मार्केट ब्रेथ आज थोड़ी नेगेटिव ही रही। लूजर्स की लिस्ट में जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, यूको बैंक, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और NBCC के काउंटर्स थे, जहां पे 5 से 9% के कट्स देखने को मिले। लेकिन दूसरी तरफ ITI लिमिटेड, के रेटिंग्स, क्विक हिल टेक्नोलॉजी और आनंद राठी वेल्थ की बात करें तो आपको 4 से 13% के बड़े गेन्स इन काउंटर्स पे आते हुए नजर आए। तो कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है इस हफ्ते की। इजराइल और हमास का जो हमले लगातार वहाँ पे चल रहे हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स या इंडियन मार्केट्स थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं, कमोडिटी मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया मौजूदा वित्त वर्ष में ही पूरी होने की उम्मीद है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में SCI के चेयरमैन और MD कैप्टन विनेश कुमार त्यागी ने कहा कि विनिवेश प्रक्रिया दीपम की निगरानी में सही दिशा में चल रही है। सर, निवेशकों की बात की जाए तो निवेशक जो है विनिवेश को लेकर, SCI के विनिवेश को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। तो ये जो विनिवेश की प्रक्रिया है, कब तक हम पूरी होते हुए देख पाएंगे? विनिवेश की क्रिया हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है दीपम, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मीडिया में आपके पास भी इन्फॉर्मेशन है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इसमें कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन अभी किस स्टेज में होगा, फाइन प्रिंट तो मेरे पास नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहें तो दीपम के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, अगर बात की जाए FY24 की, तो आपका मानना है कि FY24 तक पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो अगर बात की जाए SCI की सब्सिडरीज़ की, तो क्या इसके भी लिस्टिंग का अनुमान जो है पूरा किया जा सकता है? SCI की सब्सिडरी तो नहीं कहूँगा मैं, पहले सब्सिडरी थी, लेकिन अभी एक अलग से कंपनी बन चुकी है SCI लाल, और उसकी लिस्टिंग एडवांस स्टेज पे है। भारत सरकार, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और SCI लाल का मैनेजमेंट, साथ में SCI का मैनेजमेंट भी सब मिलकर काम कर रहे हैं और इसकी लिस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। नमस्कार।